दोस्तों, घर में मुझे गिने चुने 2-4 काम दिए गए थे, जैसे सब्जी लाना, छोटी मोटी दुकानदारी। इन्हीं कामों में एक था कूड़े के थैले को सुबह सुबह सोमेश काका को सुपुर्द करना। पिछले 12 सालों से काका रोज सुबह पूरी सोसाइटी का कूड़ा ले जाते। दुख तो इस बात का था कि पूरी सोसाइटी को साफ रखने वाले काका को अक्सर लोग कूड़े वाला काका ही बुलाते थे। मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसलिए लगभग पूरे दिन घर पर ही रहता था। कुछ दिन तक काका कूड़ा लेने नहीं आए। आज के इस व्यस्त जीवन में किसी को फुर्सत भी नहीं थी एक सफाई करने वाली की सुध ले सके। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। यह समय सोमेश काका के कूड़े ले जाने का ही समय होता था। मैं कूड़े के थैले लेकर पहुंच गया दरवाजे पर। काका के कई दिन बाद न आने की वजह से काफी कूड़ा जमा हो गया था। दरवाजा खोलते ही देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, मेरी ही उम्र की रही होगी तकरीबन। दोनों हाथों में कूड़े से लैस मुझे थोड़ी शर्म सी आई, पर मैं कुछ कहता इससे पहले ही एक बड़ा सा थैला आगे बढ़ाते हुए वो बोली, कूड़े के बैग से इसमें डाल दीजिए। पर इस सोसाइटी में यह काम तो सोमेश काका करते हैं। मैंने वही प्रश्न किया जो उससे शायद सोसाइटी के हर घर ने पूछा होगा। हाँ, वो मेरा पिताजी है। उसने कहा, बाहर गए हैं क्या वो? मैंने फिर एक प्रश्न पूछ लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी तरफ बिना देखे उसने कहा। इससे पहले मैं कुछ और कहता, काका की मृत्यु पर दुख व्यक्त करता, वो चली गई पर मेरे सोचने के किए बहुत से प्रश्न छोड़ गई। बोलने के अंदाज से तो पढ़ी लिखी लग रही थी, फिर किस मजबूरी में उसने ये काम अपनाया होगा? क्या काका के कोई लड़का नहीं है? हर सुबह मुझे उससे प्रश्न पूछने का मन होता, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे माँ का डर था और सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी। मुझे डर था कि मेरा उससे बात करना लोग कहीं गलत ना समझ ले। रोज सुबह मैं उसे तब तक देखता रहता जब तक वह आखिरी सीढ़ी नहीं उतर जाती। रोज सुबह मेरे मन में वही प्रश्न उठते। किसी बात को जानने की बेचैनी एक बीमारी की तरह होती है, सही इलाज न किया जाए तो नासूर बन जाती है। वैसे मुझे पढ़ाई में मशगूल रहने की आदत थी, पर इस बेचैनी से मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। आकाश, आजकल तू बड़ा खोया खोया रहता है, क्या बात है? शाम को खेल के मैदान में राजेश ने पूछा। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। अरे बताना क्या बात है? कोई एग्जाम निकलते निकलते रह गया क्या? अरे यार, तू भी क्या छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करता है? तू सिविल की तैयारी कर, सिविल की। जितना तू पढ़ता है ना, उतने राजेश को सब बातूनी यूं ही नहीं कहते थे। इससे पहले वह कुछ और बोलता, मैंने पूछा, तेरे घर में सुबह कूड़ा कौन देता है सफाई वाले को? मैं ही देता हूँ भाई। पहले रोज नहीं देता था, पर जब से वो माल आई है ना, क्या लगती है भाई, भरी भरी लगती है ना एकदम। इससे पहले वो कुछ और कहता। मैंने एक नहीं 3 थप्पड़ राजेश के गाल पे रसीद दिए। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि दूर खड़ा पूरा महिला मंडल वहीं आ गया। मुझे आने वाला झगड़ा साफ दिख रहा था। मुझे अपने आवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए था। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने। मेरे मन में यही बातें प्रकाश की गति से घूमने लगी। कुछ नहीं हुआ मम्मी, हम लोग बस एक गेम खेल रहे थे और आकाश जरा जोश में आ गया। राजेश ने आने वाले एक बड़े झगड़े को टाल दिया। हालांकि कोई भी इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं दिखा, पर जब पीड़ित ही शिकायत न करे तो क्या किया जा सकता है। महिला मंडल मुड़ कर जाने को हुआ ही था कि राजेश ने भी
मेरे गाल पे मुझसे भी ज्यादा तेज 4 थप्पड़ रसीद दिए। महिला मंडल एकदम भौचक्का होकर देखने लगा तो राजेश ने कहा, अब मेरी बारी थी गेम में। अब महिला मंडल खास तौर पर राजेश की माँ काफी संतुष्ट नजर आ रही थी। क्या बे, वो कूड़े वाली पसंद है तो पहले बोलना था ना, फालतू में थप्पड़ थप्पड़ खेल दिया। खीसे निपोरते हुए राजेश बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। यार तूने मुझे मारे मैंने तुझे, बात बराबर भाई, दिल में मलाल न रखना, राजेश पीछे से चिल्लाता रहा। अब ये राजेश पूरी सोसाइटी में फैला देगा, मैंने भी क्या कर दिया। अरे यार सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। बेटा उठ, 2 बार तेरी चाय खराब हो चुकी है। माँ ने मुझे जोर से हिलाया। मैं हड़बड़ा के उठा और सबसे पहले घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। मम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रोज तो आप 7 बजे उठा देते हो। मेरी आवाज़ में किस बात की शिकायत थी, इसे तो केवल राजेश समझ सकता था। अरे तो क्या हो गया, कभी कभी अच्छे से सो लेना चाहिए, कहती हुई माँ कमरे से चली गई। आज कुछ मिसिंग लग रहा था। घड़ी देखी तो 11 बजे थे। माँ 10 बजे ऑफिस जा चुकी थी। टीवी खोल मैं बस अनमना सा चैनल बदल रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे यार ये राजेश आ गया मजे लेने, मन में सोचते हुए मैंने जोर से दरवाज़ा खोला और सामने कौन है ये देखे बिना ही बोल दिया, क्या है बोल। सामने वही लड़की खड़ी थी। मुझे ऐसा बोलते देख वो शक पका गई और बोली, माफ़ कर दीजिए आज सुबह आ नहीं पाई। मुझे खुद पर कितना गुस्सा आ रहा था कि समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। छोटे बच्चे की तरह माफ़ कर दो, मुझे लगा राजेश है। पता नहीं क्या हुआ वो हंसने लगी। पहली बार मैंने उसे हंसते हुए देखा था। उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। उसे हंसता देख आज इतने दिनों में पहली बार कोई चीज़ सुकून वाली लगी थी। उस दिन माँ नहीं थी तो मैं आसानी से अपने सवाल पूछ सकता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे उसके काम या निर्णय के लिए अनजाने में भी आहत करने की, क्योंकि मुझे डर था उसका मुस्कुराता चेहरा फिर से नीरस न हो जाए। पानी पियोगी? मैं कुछ भी कह के बस उसे थोड़ा सा रोक कर और देखना चाहता था। नहीं, पर आप पी लीजिए कहकर वो हंसी और चली गई। उस दिन के बाद हर सुबह मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखने लगा। मेरा पूरा दिन अगले दिन के उस 1 से 2 मिनट की उम्मीद में ही बीतता था। मुझे ये बात किसी से तो शेयर करनी पड़ेगी और मदद भी लेनी पड़ेगी। मैंने सोचा अब तक सोसाइटी में बात फैली नहीं थी तो मुझे राजेश सही कैंडिडेट लगा बात शेयर करने के लिए। मैंने सोच लिया आज शाम को राजेश से बात करता हूँ। राजेश मुझे तुझे कुछ बताना है, मैंने गुड्डन की दुकान पे चाय पीते हुए राजेश से कहा। अरे मुझे सब पता है भाई, तू तो ये बता क्या मदद चाहिए। राजेश ऐसे मुस्कुराया जैसे उसका कोई बड़ा एग्जाम निकल गया हो। मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा उसका नंबर ले ले, सिंपल। राजेश ने कहा कैसे? मैंने पूछा। डायरेक्ट मांग ले, राजेश बोला। हिम्मत नहीं है यार, मैं बोला। मैं मांग लेता हूँ, फिर मुझसे पट जाए तो मत कहना, राजेश बोला। मैंने कहा फिर चाहिए क्या खुराक? एक काम कर, एक कागज में लिख के कूड़े में डाल देना और ऐसे डालना कि वो नोटिस कर ले, राजेश ने कहा। मुझे ये आइडिया बेस्ट लगा। मैंने रात भर उस कागज को लिखने और पढ़ने में गुजार दी और लिखा केवल इतना, सुनो मेरा नाम आकाश है और जिस दिन से तुमको देखा है तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, अपना नंबर लिख रहा हूँ, जवाब जरूर देना। 890 ... बहुत डर के मैंने पहले कूड़ा डाला, फिर उससे कहा रुकना। ये कह के जेब से वो कागज निकाल कर उसमें डाल दिया। वो शायद उस वक्त समझ गई थी पर उसने कुछ कहा नहीं और चली गई। सेकेंड घंटों जैसे बीत रहा था, बस अगले दिन का इंतजार था। शाम को मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, नंबर अननोन था। जब से मैंने तुमको देखा है मैं भी आपको पसंद करती हूँ आकाश। मैं जैसे 7वें आसमान पे पहुँच गया, खुशी के मारे झूमने लगा।
मैंने आगे पढ़ा, आप मेरा नाम भी नहीं जानते ना, तो सुनिए, मेरा नाम है राजेश। और हंसने का सारा डाला हुआ था। मेरा मन किया उसी समय जाके राजेश की हड्डी पसली तोड़ दूं। मैंने गलती कर दी थी उसे बता के कि मैंने कागज़ में क्या लिखा है। फिर एक मैसेज आया, फिर से नंबर अननोन था। मुझे लगा राजेश का ही होगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, इसके पहले मुझे राजेश ने वो मैसेज और फ़ोन किया था। अब दोस्तों, मैसेज में लिखा हुआ था, आकाश, मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ झलकता है, पर ये तुम भी जानते हो, मैं भी, कि हमारा साथ हमें छोड़कर किसी और को पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, ये मेरी दोस्त का फ़ोन है। इस पर रिप्लाई मत करना। मैं हमेशा की तरह कल भी आऊँगी। उम्मीद है तुम मुझे मुस्कुराते हुए मिलोगे और ऐसी कोई कागज़ या कुछ नहीं दोगे जो मुझे मजबूर कर दे। नंदिनी। मैं बेतहाशा रोता रहा। बहुत देर तक रोते रोते कब नींद आ गई मालूम ही नहीं चला। रात को मेरी नींद खुली तो 11 बज रहे थे। माँ अभी भी जाग रही थी। मैंने उठते ही उनसे खाना मांगा। आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। खाना लेकर माँ आई तो मैंने उनसे कहा, माँ आज से मैं लेट नाइट स्टडी करूँगा, कल से थोड़ा देर से उठूँगा, कूड़ा आप दे दीजिएगा। माँ ने ठीक है बेटा कहकर मेरे सर पे हाथ फेरा और चली गई। उस दिन के बाद अगले 3 महीनों तक मैं सुबह जल्दी नहीं उठा। उठ भी जाता तो लेटा रहता। डोर बेल बजती तो मन करता एक बार देख लूँ उसे, पर हिम्मत नहीं पड़ती। इसी बीच मेरा बैंक का एक एग्ज़ाम निकल गया और पीओ के पद पर मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। किस्मत थी कि घर से 20 किलोमीटर दूर ही की ब्रांच मिल गई थी। एक शाम बैंक से लौटते वक्त मेरी निगाह रास्ते के एक फुटपाथ पर पड़ी। एक लड़की फुटपाथ पर बैठी आने जाने वाले लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मुझे दूर से वो नंदिनी जैसी लगी। मेरा दिल धक से हुआ। एक पल को लगा जैसे पैरों तले जमीन नहीं। मैं एक सेकंड में उसके पास जा पहुंचा। ये देखकर कि वो नंदिनी नहीं थी, मैंने राहत की सांस ली। मैंने उस लड़की को 500 का एक नोट दिया और वहां से चला गया। वो लड़की आश्चर्य से मुझे जाते हुए बहुत देर तक देखती रही। घर पहुंचते ही जो गुबार 3 महीने से थमा था फूट पड़ा। मैं नंदिनी को देखने के लिए बेताब हो गया। मैंने सोच लिया मैं नंदिनी को ही जीवन साथी बनाऊंगा, किसी को मंजूर हो या ना हो। मेरा सब्र भी बेसब्र था। मैंने उसी नंबर पे कॉल लगा दिया जिससे नंदिनी ने मुझे मैसेज किया था, पर नंबर नॉट अवेलेबल था। मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार नाकामयाब रहा। अब एक ही रास्ता था, कल सुबह उससे बात करने का। मुझे अब कल सुबह का इंतजार था। रात करवटों में बीत गई। बार बार उस फुटपाथ वाली लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता और मैं रो देता। सुबह 8:15 बजे दरवाजे की घंटी बजी और मैं दौड़ पड़ा। मैंने बिना कूड़ा उठाए ही दरवाज़ा खोला तो कोई और था वहाँ। एक आदमी था। उसने कहा, नमस्ते भैया, कूड़ा दे दो। मैंने मम्मी को आवाज़ दी। मैंने पूछा, ये कौन है मम्मी? मम्मी ने कहा, कूड़े वाले भैया हैं। मैंने कहा, पर कूड़ा लेने तो वो लड़की आती थी। मम्मी ने जवाब दिया, उसे तो 2 महीने हो गए न आए, बिना बताए चली गई। बहुत इंतज़ार किया, फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने इसको रख लिया काम पे। मैंने कहा ठीक है, और मम्मी चली गई। सुमेश काका का घर का पता जानते हो? मैंने उस आदमी से पूछा। काहे नहीं साहब, हमारे घर के बगल में ही उनका घर है, उसने कहा। दोस्तों, मैंने उससे वहां का पता लिया और उसे 50 रुपये बख्शीश दे दी। वो खुश होकर वहां से जाने लगा। फिर एकदम से मुड़कर बोला, लेकिन साहब, आप सोमेश चाचा के यहाँ जाकर क्या करेंगे? उनके घर में तो 2 महीने से ताला लटका है। अच्छा, मैंने शांति से कहा, पर एक के बाद एक झटके मिल रहे थे मुझे। काका के घर में कितने लोग हैं? 2 ही लोग थे साहब, काका और उनकी बिटिया। काका के दुनिया छोड़ते ही बिटिया ने मजबूरी में कुछ दिन ये काम किया, फिर एक दिन वो बिना बताए कहीं चली गई।
ठीक है, मैंने कहा। नंदिनी को ढूंढने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी मुझे लगा कि अगर नंदिनी किसी कॉलेज में पढ़ती होगी तो शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। मैं एक सांस में सारी सीढ़ियाँ उतर गया। कूड़े वाला थोड़ा दूर था। मैंने दौड़कर उसे रोका और उससे पूछा, नंदिनी किस कॉलेज में पढ़ती थी? वो आदमी थोड़ा हैरत में पड़ गया, फिर बोला, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में। मैंने उसकी हैरत कम करते हुए कहा कि उसके कुछ रुपए बाकी है, उसको दे पाता तो थोड़ी मदद हो जाती, बस इसलिए मैंने आज की छुट्टी लगा दी। माँ पूछती रही कि क्या बात है, क्या बात है, पर क्या बताता मैं माँ को। मैं सुबह ही विपिन बिहारी पहुँच गया। ये मेरी किस्मत ही थी कि राजेश का दोस्त वहाँ का क्लर्क था। उसने रजिस्टर खंगाले और कहा, बीए कर रही थी नंदिनी, पर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के 6 महीने पहले ही चली गई। कहकर गई है कि बाद में आके एक्सटेंशन पे करेगी कंप्लीट। अच्छा, उसकी क्लास कौन सी थी? मैंने पूछा। क्लास BA 3B, रूम नंबर 14, उसने बताया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और क्लास की तरफ चला गया। पूरा गर्ल्स कॉलेज था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एलियन हूँ। मैं जैसे ही क्लास में घुसा सबको लगा मैं टीचर हूँ। सब विश करते हुए खड़े हो गए। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर आज मुझे नंदिनी का पता चाहिए था किसी भी हालत में। मैंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, नंदिनी। इसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सब एक लड़की को देखने लगे। वो लड़की खुद ही खड़ी हो गई। जी सर, मैं हूँ नंदिनी की बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा, मुझे उसका पता चाहिए। वो कैसे चली गई बिना कुछ बोले? उसने एक सेकेंड को भी सोचा कि मेरा क्या होगा। मैं एक सांस में सब बोल गया। मेरी सांस तब टूटी जब सब तालियां बजाने लगे। उस लड़की ने कहा, वो अपनी मौसी के यहाँ गई है सुल्तानपुर। कह रही थी वहीं काम करेगी कुछ, बाद में आके ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। उसका नंबर है? मैंने पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया, फिर कागज में लिख के दे दिया। मुझे बहुत सुकून मिला। घर पहुंच के अच्छे से खबर लूँगा। ऐसे कैसे चली गई मुझे छोड़कर? मैं रास्ते भर सोचता रहा। 12 बजे घर पहुंचा मैं। मम्मी ऑफिस जा चुकी थी। मैंने अपने रूम में घुसते ही नंदिनी का नंबर डायल किया। थोड़ी देर में उसने कॉल उठाया और बोला, कॉलेज तक पहुंच गए आप मेरे? वहां से नंदिनी ने बिना हेलो बोले यही कहा। स्वाभाविक था, उसी बेस्ट फ्रेंड ने उसे सब बता दिया था। मैं बोला क्या करता, किसी ने बिना बताए सब कुछ छोड़ दिया। मैं इतना बोलते ही बच्चे जैसा सुबक पड़ा। आकाश, रो मत। जितना तुम मुझे पसंद करते हो उतना मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। इससे पहले वो कुछ और कहती। मैंने कहा, मैं पसंद नहीं, प्यार करता हूँ तुमसे बेतहासा। वो चुप हो गई। वो बोली, हम कभी मिल नहीं पाएंगे आकाश, ये तुम जानते हो। वो शांत थी। मिल भी गए तो जिंदगी भर ताने ही सुनते रहोगे, अपने ही घर वालों के बैरी बन जाओगे। एक ब्राह्मण का लड़का एक कूड़े वाली से प्यार करे, ये समाज को गंवारा नहीं होगा। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही तुम मेरी हो, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा नंदिनी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं घर पहुँचा। दोपहर के 12 बज रहे थे। मम्मी ऑफिस गई हुई थी। अब मैं जानता था कि नंदिनी कहाँ है। मेरा मन था सीधे सुल्तानपुर पहुँचकर उसे अपने गले लगा लूँ, पर उसकी बात भी सही थी कि एक ब्राह्मण का लड़का और कूड़े वाली का प्यार कोई नहीं स्वीकारेगा। मैंने निश्चय किया कि आज शाम को माँ से पूरी बात करूँगा। 10 साल का था जब पापा का देहांत हो गया था। कहने को तो ससुराल मायका सब था, पर न किसी ने साथ दिया, कभी न मेरी स्वाभिमानी माँ ने मांगा। शाम को माँ आई। मेरे गेट खोलते ही मेरे माथे पे हाथ रख दिया। अरे माँ, मुझे बुखार नहीं है। मैंने कहा, आप आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। मम्मी बोली, वाह, बड़ी खातिरदारी हो रही है। क्या चाहिए बता? पैसे तो चाहिए नहीं होगा पीओ साहब को, तो क्या चाहिए
चाहिए? मम्मी ने मेरे मजे लेते हुए कहा। कुछ नहीं माँ, क्या आप भी? खींचता हुआ मैं चाय बनाने चला गया। अगले दिन रविवार था। सुबह जब उठा तो माँ साफ सफाई में लगी थी। मैंने कहा माँ, तुमको बहुत काम करना पड़ता है, सोच रहा हूँ तेरे लिए बहू ले आऊँ। अच्छा जी, किसने कहा मुझे काम करना पड़ता है? फिर भी इतनी चिंता है तो एक काम वाली रख लेते हैं। माँ को मेरे कान खींचने में बहुत मजा आ रहा था। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। अब मैंने बात को घुमाना बंद कर दिया। माँ बोली, माँ हूँ तेरी, कल शाम ही समझ गई थी। कौन है वो जो मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है? माँ ने मजे लेते हुए कहा। क्या माँ आप भी? मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ठीक है, नाम तो बताओ उसका। माँ ने कहा। नंदिनी। मैंने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। सोमेश काका की बिटिया का भी यही नाम था शायद। अरे वो कूड़ा लेने आते थे जो फिर उनकी लड़की भी आती थी कुछ दिन, याद है ना तुझे? जाने किस मजबूरी में उस लड़की ने तो वो काम किया होगा। मम्मी कुछ और आगे बोलती उससे पहले मैंने कहा, ये वही नंदिनी है माँ। ऐसा लगा माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, सर पे आसमान फूट गया। सबसे आधुनिक विचारों की मेरी माँ आज रूढ़िवादी नजर आने लगी। कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया तू आकाश? मजाक की भी हद होती है। माँ की आवाज तल्ख होती गई। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा माँ, मैं नंदिनी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने अपने निर्णय पर दृढ़ता का अंकुश रख दिया। इन छोटी जात और गरीब लड़कियों के बारे में कोई गलत बात करता था तो मुझे लगता था कि उनकी सोच गलत है। ये होती ही है ऐसी, जहां अच्छा लड़का देखा फंसा लिया। माँ ने अनाब शनाब बोलना शुरू कर दिया। बिना कुछ जाने किसी के बारे में निर्णय लेना गलत है माँ, ये आपने ही मुझे सिखाया है। ऐसा कह के जो एकमात्र मैसेज मुझे नंदिनी ने किया था, मैंने खोल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसका ये पहला और आखिरी मैसेज था माँ। माँ ने मैसेज को पढ़ना शुरू किया। आकाश, मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ झलकता है, पर ये तुम भी जानते हो, मैं भी, कि हमारा साथ हमें छोड़कर किसी और को पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, ये मेरी दोस्त का फ़ोन है। इस पर रिप्लाई मत करना। मैं हमेशा की तरह कल भी आऊँगी, उम्मीद है तुम मुझे मुस्कुराते हुए मिलोगे और ऐसा कोई कागज़ या कुछ नहीं दोगे जो मुझे मजबूर कर दे। नंदिनी ने यही मैसेज लिखा था। अब माँ ने मुझे बोला, तू आज निर्णय कर ले, तुझे कौन चाहिए, नंदिनी या मैं? कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उनके रोने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ती थी। मैं पानी का गिलास लेकर उनके कमरे में गया। पहले उनको पानी पिलाया, फिर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे सबसे प्रिय हो माँ, तुम्हारे समक्ष किसी और का विकल्प नहीं हो सकता माँ। कहकर मैं रोने लगा। मैं टूट रहा था। उठकर मैं अपने कमरे में चला आया। कब नींद आ गई मालूम न चला। अगले दिन ऑफिस में न चाहते हुए मैंने नंदिनी को कॉल लगा दिया। कैसी हो? मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। मैंने कल माँ से हमारे बारे में बात की थी। मैंने कहा। वो मानी? उसने पूछा। मान जाएगी, मैंने कहा। तुम आकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, खर्चा मैं देख लूँगा। मैंने कहा। किस हक से? उसने पूछा। यानी कि दोस्तों नंदिनी ने पूछा। नंदिनी से मुझे फ़ोन पे बात कर रहा था। एक दोस्त का हक ही समझ लो। मैंने कहा। बस तुम्हारे मौसा मौसी को कोई समस्या न हो। उसने कहा। उनके लिए मैं बोझ हूँ आकाश, कल जाती हूँ तो आज चली जाऊँ। उसने कहा। तो फिर तुम क्यों गई उनके पास? तुमको क्या शर्म आने लगी थी उस काम से? मैंने पूछा। उसने कहा, यानी कि वो कूड़े वाली बोली, मैं तुम्हें किसी कसम में नहीं डालना चाहती थी आकाश। उसने कहा। तुम इसी रविवार को वापस आ रही हो टिकट करके, मैं मैसेज कर दूंगा। मैंने कहा। मैं नहीं आ सकती आकाश। उसने कहा। मैंने कॉल काट दिया। अगले 2 मिनट में टिकट करके उसे मैसेज भी कर दिया। उसने कॉल बैक किया पर मैंने उठाया नहीं। रात को खाने पर मम्मी ने कहा, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है तुम्हारे मामा ने, मिल लो उससे। मुझे बहुत गुस्सा
गुस्सा आया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप नहीं जानती, मैं नंदिनी को जीवन संगनी बनाऊं वो अलग बात है, पर किसी और से विवाह मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, ऐसा मत करो माँ। मैंने सिसकते हुए कहा, ऐसा करके आप बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दोगी माँ। ऐसा ही होगा। अब तू क्या चाहता है ये तुझ पर है। ये कहकर वो उठकर चली गई। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। पीछे चल रही टीवी पर कुमार विश्वास की कविता चल रही थी। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। अगले दिन मामा आए और रागिनी के घर ले आए। रागिनी यानी जिसे हम देखने गए थे। 1 महीने के अंदर ही सगाई शादी दोनों तय कर दिए गए। मैं टूट चुका था। कभी कभी माँ की ममता पर प्रश्न भी करने लगा था। मैंने रागिनी को सब कुछ बताया, ये सोचकर कि शायद वही शादी के लिए मना कर दे, पर उसकी माँ सौतेली थी। उसे न कहने का कोई हक नहीं था। उसने ये जानते हुए भी उम्र भर उसे मेरा प्रेम नसीब नहीं होगा, शादी के लिए कभी नहीं किया। रविवार की दोपहर मेरा फोन बजा। फोन नंदिनी का था। मुझे लगा आप मुझे लेने आओगे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंचता हूं। मैंने कहा, मैं वेटिंग रूम में हूं। उसने कहा, ठीक है कहकर मैंने फ़ोन काटा और स्टेशन की तरफ भागा। वेटिंग रूम में बैठी नंदिनी को देखकर लगा कि सब छोड़कर उसके साथ हमेशा हमेशा को कहीं और चला जाऊं। उसने मुझे देखा और उठकर मेरे पास आ गई। मैंने उसका बैग अपने हाथों में ले लिया। हम कहाँ जा रहे हैं आकाश? नंदिनी ने पूछा। मैं तुम्हें गर्ल हॉस्टल रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने नज़र चुराते हुए उससे कहा। ठीक है, उसने कहा। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट पर रुके। क्या खाओगी? मैंने पूछा। क्या नज़रें चुराने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है आकाश? उसने सीधा प्रश्न दागा। मेरे सब्र का पैमाना बह निकला। मैंने सुबह सुबह के उसे सब बता दिया। वो हंसने लगी। क्या आकाश तुम भी? बस इतनी सी बात और तुम रोने लगे? मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा, यार यू मैड, अगले महीने मेरी शादी है। हमारे पास 1 महीना है ना आकाश? उसने पूरे विश्वास से कहा। अभी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। उसने कहा। मैंने 1 दिन की छुट्टी लेकर नंदिनी के कॉलेज का प्रोसेस पूरा करवा दिया। मम्मी के लिए शाम को एक तोहफा लेते जाना और उनसे सॉरी बोल देना, नंदिनी ने कहा। पर ऐसा करने से उनको लगेगा कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, जो बोल रही हूँ उतना करो आकाश। नंदिनी ने कॉलेज गेट पर बाइक से उतरते हुए कहा। ठीक है, मैंने कहा। वो जाने लगी। मैंने कहा, सुनो। उसने मुड़कर कहा, हाँ क्या हुआ? मैंने कहा, आई लव यू। तुम जो भी करो उम्मीद करता हूँ हम एक हो जाएंगे। उसने कहा, सब अच्छा होगा आकाश। वो मुस्कुराई और चली गई। ऑफिस में काम में मन न लगना तो कब का बंद हो चुका था। दिन भर दिमाग में यही चलता रहता। शाम को घर जाते मैं मम्मी के लिए एक नारंगी सुंदर साड़ी खरीदी। मम्मी को नारंगी रंग बहुत पसंद था। क्या बात है, लगता है रागिनी अच्छी लगने लगी। उतर गया उस चुड़ैल का जादू सर से। मम्मी ने खुश होते हुए कहा। मैंने नंदिनी के कहे अनुसार कोई प्रति उत्तर नहीं किया, बस मुस्कुरा दिया। मम्मी खुश होकर फोन पर मामी से बतियाने लगी। मैंने अपने कमरे पर जाकर नंदिनी को फोन लगाया। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों करवाया? मम्मी को वही लगा था जो मैंने कहा था, मैंने खींचते हुए कहा। अरे थोड़ा विश्वास तो रखो अपनी नंदिनी पर, नंदिनी ने कहा। उसके मुंह से अपनी नंदिनी सुनकर सारे दिन की थकावट दूर हो गई। अपने आप मुस्कान आ गई। उससे बात करते करते कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह नंदिनी के कॉल के साथ ही मेरी नींद खुली। गुड मॉर्निंग आकाश, नंदिनी ने कहा। मैं भी बोला गुड मॉर्निंग। वो बोली, सुनो मुझे रागिनी के घर का पता मैसेज कर दो। उसने कहा, क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। बस ऐसे ही। उसने कहा, अब तैयार हो जाओ, मुझे कॉलेज छोड़ देना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कॉल
कॉल काटा और नंदिनी को रागिनी के घर का एड्रेस मैसेज कर दिया। उसको कॉलेज छोड़ते वक्त मैंने पूछा, नंदिनी तुमने रागिनी का पता क्यों लिया? थोड़ा सब्र रखो आकाश बाबू, कहकर नंदिनी ने मेरे बात का उत्तर टाल दिया। रोज मैं नंदिनी को कॉलेज छोड़ता और शाम को हम मिलते। एक हफ्ते बाद उसने शाम को मिलना छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा भी तो उसने टाल दिया। मैंने सोचा परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। एक रोज दोपहर में उसका कॉल आया, आकाश मुझे 50,000 रुपये चाहिए। उसने कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर मैंने कहा ठीक है नंदिनी, शाम को ले लेना। मैं दिन भर सोचता रहा कि उसे रुपए क्यों चाहिए होंगे, कहीं वह कोई मुसीबत में ना हो। शाम को मैंने उसे रुपए देते वक्त पूछ ही लिया तो वो बोली, क्या हुआ बाबू, कोई दिक्कत है क्या? कुछ मत पूछो आकाश, सब बाद में कहकर उसने बात टाल दी। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो माँ बहुत गुस्से में थी। वो बड़बड़ा रही थी, न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। कहते हैं या तो शादी 2 साल बाद या कैंसिल, नहीं करनी ऐसे घर में शादी। तू बता, तू करेगा ऐसे घर में शादी जहाँ तेरी माँ की इज्जत ना हो? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा माँ। मैं खुशी से 7वें आसमान पर था। मैं ये नंदिनी को बताना चाहता था। पहले सोचा उसे कॉल करूं, फिर सोचा मिलकर बताऊंगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसे मैसेज किया। क्यों, क्या हुआ जनाब? उसने मैसेज में ही पूछा। अभी नहीं, मिलकर बताऊंगा, मैंने कहा। अगले दिन जब उसे हॉस्टल के बाहर लेने गया तो उसे देखते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाइक से उतरा और उसे बाहों में भर लिया। उसने विरोध नहीं किया। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, मैं बहुत खुश हूँ नंदिनी। क्या हुआ, शादी टूट गई क्या? उसने मेरे गाल चूमते हुए कहा। मैंने कहा, ये सब तुमने ही किया है ना बाबू। मैंने उसके चेहरे अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। उसने बच्चों जैसी चेहरा हिलाकर हामी भरी। मुझे उस पर कितना प्रेम आ रहा था मैं बता नहीं सकता था। ये तुमने कैसे किया? मैंने आश्चर्य से उससे पूछा। शाम को मिलकर बताऊंगी, उसने कहा। क्यों, तुमको कहाँ मिलना होता है मुझसे शाम को? कोई प्यार नहीं करता मुझे। मैंने झूठ का उदास होते हुए कहा। उसने कहा, वो भी शाम को बताऊंगी। चलो अब मुझे कॉलेज छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। उस दिन ऑफिस में समय शाम के इंतजार में बड़ी मुश्किल से कटा। शाम को कुछ जल्दी ही मैं ऑफिस से निकल गया। हम दोनों एक कॉफी शॉप गए। कॉफी का पहला सिप लेते हुए मैंने कहा, अब बताओ ना तुमने ये कैसे किया? उसने कहा, बहुत आसान था। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है, अब भाव मत खाओ, बताओ ना कैसे किया? उसने कहा, अच्छा सुनो, रागिनी की सौतेली माँ को रागिनी से कोई प्यार नहीं है, ये तो तुमने मुझे बताया था, पर उनको अपनी खुद की लड़की यानी श्वेता से जान से ज्यादा प्यार है। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता उनकी खुद की लड़की का नाम श्वेता है? मैंने तो जिक्र नहीं किया अब तक। उसने कहा, अरे पिछले हफ्ते मैं उसी को तो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तभी तो आ नहीं पा रही थी तुमसे मिलने। मैंने फिर उसे टोकते हुए कहा, तुम उसे ट्यूशन पढ़ा रही थी, पर कैसे? उसे तो पहले से ही कोई पढ़ाता था। उसने कहा, तुम बीच में टोकना बंद करोगे तब तो मैं पूरी बात बताऊं। अच्छा सॉरी, अब नहीं टोकूंगा, मैंने कहा। उसने बताना जारी रखा। वो बोली, उनके यहाँ जो ट्यूटर है ममता मैडम, मैंने उन्हें मिलकर सब बताया था। पहले तो वो नहीं मानी, फिर बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन लगाकर कहा कि 1 हफ्ते के लिए मैं उनके यहाँ पढ़ा सकती हूँ। उन्होंने रागिनी की मम्मी से कहा था कि उन्हें शादी में जाना है, इसलिए 1 हफ्ते उनकी जगह मैं पढ़ा दूंगी। अच्छा, इसलिए तुमने रागिनी के घर का एड्रेस मांगा था? मैंने पूछा, हाँ। उसने कहा, पर ममता मैडम श्वेता को पढ़ाती है, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा, फेसबुक पे बहुत मेहनत करनी पड़ी आकाश बाबू। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम 1 हफ्ते के लिए श्वेता की ट्यूटर बन गई।
उससे शादी कैंसिल होने का क्या लेना देना। मैंने पूछा, तुम में बिल्कुल सब्र नहीं है आकाश? उसने हंसते हुए कहा, हाँ नहीं है, बताओ ना जल्दी। मैंने कहा, मैंने गौर किया कि उस घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, वो है रागिनी की वो खड़ूस सौतेली माँ। मैंने गुस्से में मुड़ी हिलाते हुए कहा, देखा देखा, बिल्कुल सब्र नहीं है तुम में। उनकी दूसरे नंबर पर चलती है, पहले नंबर पर जिसकी चलती है वो है उनके ढोंगी पंडित हरिओम शर्मा। उसने कहा, बहुत पाखंडी है वो, हम पंडितों का नाम डुबा देगा। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाया, पर इससे क्या? मैंने आगे पूछा, इससे ये कि मैंने उसे 50,000 रुपये दिए और उससे जो चाहा बुलवा दिया। उसने कहा, क्या बुलवाया तुमने? रागिनी मर भी जाए तो उसकी माँ को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने रागिनी के लिए दुखी होते हुए कहा, मैंने उनसे बुलवाया कि रागिनी की शादी 2 और साल नहीं हो सकती, ऐसा करने पे श्वेता को हानि पहुंच सकती है। रागिनी और श्वेता के नक्षत्र आपस में जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी कष्ट रागिनी को दिया जाएगा तो वो किसी न किसी रूप में श्वेता को भी निश्चित रूप से मिलेगा। उसने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो बाबू। मैंने बड़ी जोर से बोला। कॉफी शॉप में बैठे सब लोग हम लोगों को ही देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, चालाक नहीं बाबू, होशियार। अब रागिनी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वाह मेरे बाबू वाह, एक तीर से 2 शिकार। नहीं नहीं, चालाक बोल लो, जैसे मैंने ये केवल अपने लिए किया हो। उसने आंखें नीचे करते हुए कहा, लेकिन बाबू वो पंडित तो कभी भी जाकर उनको बता सकता है ये बात, या फिर तुमको ब्लैकमेल कर सकता है। मैंने आगे कहा, नहीं कर सकता। कहते हुए उसने मोबाइल में एक वीडियो मुझे दिखाया जिसमें वो पोगा पंडित नंदिनी से 50,000 रुपये ले रहा था। मैंने कहा, तुम सही में ब्रिलियंट हो बाबू, 50,000 लगे, पर चलो शादी से मुक्ति तो मिली। वो भी नहीं लगे। उसने पर्स से रुपये निकाल कर मुझे देते हुए कहा, अब ये कैसे? मैंने पूछा, अभी अभी तो वीडियो दिखाया तुमको, कितने बुद्धू हो तुम बाबू। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर मम्मी कहाँ मानेगी? वो रागिनी से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करके ही दम लेगी। मैंने उदास होते हुए कहा, नहीं, वो अब जिद नहीं करेगी। उसने कहा, ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने पूछा, वो जो तुमने उनको साड़ी दी है ना, अब उनको विश्वास है कि तुम मुझे भूल चुके हो, अब वो जिद नहीं करेगी। फिर भी वो जिद करती है तो मैं हूं ना। उसने कहा, नंदिनी का ये स्वरूप देखकर मैं ये समझ चुका था कि ईश्वर ने मेरी जोड़ी नंदिनी के साथ ही लिखी है और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नंदिनी ने सही कहा था, अब मम्मी ने शादी के लिए कोई जिद नहीं की थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं नंदिनी को कॉलेज छोड़ता और लगभग हर शाम हम मिलते। हमारे प्रेम में वासना बिल्कुल नहीं थी। हमारी प्रेम प्रतिज्ञा थी कि देह संबंध शादी बाद ही होगी। मैं भी तड़पा, वो भी, पर वो प्रेम ही क्या जिसमें तड़प न हो। 1 साल 6 महीने बाद। उठ बेटा उठ, माँ ने मुझे हिलाते हुए कहा। क्या हुआ माँ, सोने दो ना। मैंने अनमने होते हुए कहा, आज रविवार है। अरे उठ तो जरा, ये देख अखबार। मम्मी ने मुझे लगभग उठाते हुए कहा, ऐसा क्या आ गया अखबार में? मैंने अखबार मम्मी के हाथ से लेते हुए कहा, पहले ही प्रयास में नंदिनी अहिरबार ने SDM बनकर शहर का नाम किया रोशन। नीचे छपी फोटो देखकर मुझे मालूम चल गया था ये मेरी ही नंदिनी है। ये वही है ना बेटा, कूड़े वाली? माँ ने कहा। क्यों माँ, विश्वास नहीं हो रहा कि कूड़े वाला इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन सकता है? मैंने माँ पर कटाक्ष करते हुए कहा। अगर अब मैं उससे शादी करने को कहूँ तो क्या अब भी मना करोगी? मैंने पूछा। अब वो तुमसे नहीं करेगी शादी बेटा, अब वो कोई और बड़ा आदमी ढूंढेंगी, तुम जानते नहीं इन। मैंने बीच में ही बात को काटते हुए बोला, बस माँ बस। उसने सिविल की तैयारी केवल इसलिए की कि ये जो कूड़े वाली का टैग आपने उसे दे रखा है उसे हटा सके। हकीकत तो ये है कि मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। उसने केवल मेरा बनने के लिए क्या क्या नहीं किया और मैं अपनी माँ की रूढ़िवादी सोच ही नहीं बदल पाया। मैंने कहा। माँ अवाक थी, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे माफ़ कर दो बेटे, उन्होंने रोते हुए कहा। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मैंने उनको कॉल लगाया पर लगा नहीं। दोपहर में डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मम्मी नंदिनी के साथ थी।
ये क्या है मम्मी? मैंने मम्मी से पूछा। क्यों नहीं करनी तुमको मुझसे शादी? नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, लगता है नहीं करनी, मम्मी ने कहा। अच्छा बेटा, गेट बंद कर ले, मैं इसे वापस छोड़कर आती हूँ। अरे करनी है ना, मैंने लगभग हकलाते हुए कहा। पूरा कमरा तीनों की हंसी से भर गया। पीछे रेडियो पे कुमार विश्वास का गीत चल रहा था। जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी थी और कौन ज़्यादा मेहनत किया इसके लिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।